स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम वेपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे डॉकिंग एंड बर्थिंग इन स्पेस के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करें? जनरली हम लोग बात कर रहे हैं दो स्पेस रेटेड व्हीकल का जब स्पेस में शादी हो जाता है। अब ये शादी टेम्पोररी भी हो सकता है या पार्शियल परमानेंट भी हो सकता है। जनरली कैसा भी आप डॉकिंग कर रहे हैं उसे फोर्सफुली अनडॉक तो कर ही सकते हैं। तो वही समझिए। और यहाँ पे समझिए अगर आप जा रहे हैं जैसे कि आईएसएस है और आप अपना थ्रस्टर का इस्तेमाल करके जा रहे हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से जा रहे हैं, तो उसे हम लोग डॉकिंग कहेंगे क्योंकि पावर आपके पास है। अब जैसे अगर ये सिग्नस क्राफ्ट जा रहा है तो इसमें उतना फाइनल थ्रस्टिंग नहीं है, ये बस पास चला जाता है और रुक जाता है और उसके बाद ये कनाडा आर्म जाके उसको पकड़ के उठा के ले आता है। तो उसे हम लोग कहते हैं बर्थिंग। यही दोनों में अंतर होता है। बर्थिंग एक सौ का समझिए जो क्राफ्ट है वो पैसिव हो जाता है और डॉकिंग में क्राफ्ट अपना फोर्स पे सारा काम करता है। मतलब ड्रैगन का पुराना वर्जन पैसिवली चल रहा था। मतलब जब तक क्रू के बारे में डेवलप करने में टाइम लगा था, तो क्रू से पहले जो था जो सिर्फ रीसप्लाई के लिए था उसमें ये लोग यही सिस्टम से चल रहे थे। तो यही दोनों आपको मिल जाएगा। अब मैनिपुलेटर आर्म है, कल को कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अभी वैसे ही करते हैं। और यहाँ पे समझिए अगर स्पेस में आपको कुछ भी करना है, एक हद तक ही आप बड़ा रॉकेट बना सकते हैं। एक पॉइंट के आगे आप नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी कीजिए, किसी भी प्लेनेट में रहिए। तो एक पॉइंट से आगे जाने के लिए आपको स्पेस में जोड़ना सीखना पड़ेगा। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है सैटर्न 5 लूनर है। उसमें कितने सारे पीसेस जोड़े गए हैं, मतलब कि गया है, खुला, उल्टा, खींच के निकाला, फिर आगे चला गया। बहुत सारे स्टेप्स है, वो बिना डॉकिंग डेवलपमेंट के होता ही नहीं। आगे का डिस्कशन ही नहीं, वो होता ही नहीं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। डॉकिंग किसी भी कंट्री को स्पेस में अगर कुछ सही में करना है तो उसे डॉकिंग अच्छे से आना है। बहुत सारा स्पेस मिशन पॉसिबल नहीं होगा और स्पेस स्टेशन के बारे में तो सपना ही छोड़ देना है। नहीं तो आप स्पेस स्टेशन गए, उसी में एक बार लोग भर के गए, कुछ देर रहे और उसके बाद फिर नीचे आ गए, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसी के लिए डॉकिंग टेक्नोलॉजी जो है, कोई भी कंट्री अगर स्पेस में सीरियसली कुछ करना चाहता है, डॉकिंग उसका एक मास्टरी होना चाहिए कि डॉकिंग के लिए सर हमें सोचना नहीं है, वो हो जाएगा। अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ तो अलग बात है, लेकिन डॉकिंग में हमें धांधली नहीं होती है, हम संभाल लेते हैं। तो ये हो गया डॉकिंग। अब बात करते हैं डॉकिंग में सबसे पहला स्टेप आता है अलाइन कैसे करोगे, क्योंकि ठीक है थ्रस्टर वस्टर आपको एक हद तक ले आएगा, वो एक हद तक वेलोसिटी भी जीरो कर देगा, लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि स्पेस में आप वेटलेस जरूर हो जाते हो, लेकिन वेटलेस इसलिए नहीं है कि वेट नहीं है आप में, इसलिए कि आप फ्री फॉल में हैं और आपके सामने एटमोस्फेयर नहीं जो आपको स्लो कर रहा है और मतलब जो जमीन नहीं है जो आपको पुश कर रहा है, तो आप खड़े नहीं हो पा रहे, तो इसीलिए आप वेटलेस हो, मासलेस नहीं है, आप फोटोन नहीं बन गए, मासलेस नहीं है। तो यानी कि इसका मतलब कहता है यानी कि 100 किलोग्राम अभी भी 100 किलोग्राम है, उसका मोमेंटम और इनर्शिया एग्जैक्टली वैसा होगा। जैसे मान लीजिए 100 किलोग्राम का इंसान को आप फेंके, जितनी एनर्जी आपको लगेगी उतनी ही एनर्जी आपको स्पेस में लगेगा, वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। इसीलिए कभी भी डॉकिंग ऐसे नहीं होती कि ऐसे जा रहे दो ऑर्बिटल वेलोसिटी में ऐसे जाकर डॉक कर लिए, वो सीधे धुआं हो जाएगा, सीधे मतलब सॉलिड लिक्विड गैस नहीं, धुआं खत्म। तो इसीलिए पीछे से जाना पड़ता है, मतलब जो है उसी ऑर्बिट में जाना है और आपको उसके साथ एकदम जेंटली जाना है, क्योंकि मान लीजिए 3-4 टन का है, अब बोला 3-4 टन तो वहां जीरो हो गया ना, 3-4 टन का मोमेंटम अभी भी है। अभी भी सच मान लीजिए 3-4 टन का कोई चीज धीरे से किसी चीज भिड़े, घर तोड़ देगा वो। तो ये वही समझने वाली बात होता है कि मास से कारण इनर्शिया और मोमेंटम दोनों एक्टिव है स्पेस में, ये सब खत्म नहीं हो जाता है। इसीलिए कनाडा आर्म जब भी कोई काम करता है एकदम हौले हौले से कर रहा है, क्योंकि वो मान ली बहुत बड़ा टन का ऑब्जेक्ट है, आप उसको कस के एक्सेलरेशन कर दिए, मोटर एकदम दबा के जोर लगा दिया, अब डीसेलरेट कैसे करोगे? तो इसीलिए ये सब पे ध्यान देना पड़ता रहता है। इसीलिए आप किसी में जाके वपैम नहीं करते, एकदम हौले हौले, ये जरूरी है। आईएसएस कहने को 600 टन का है, आप आराम से उसको इतना ठेल सकते हैं कि उसका ऑर्बिट डीस्टेबलाइज हो जाए, या मोस्ट लाइकली आप उड़ जाओगे मतलब कि अगर कोई क्रू कैप्सूल जाके बूम किया, चांसेस है क्रू कैप्सूल उड़ जाएगा, क्योंकि वो 600 टन का ऑब्जेक्ट है, आप बहुत हुआ तो 20 टन के हो गए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपको बेस्ट केस ये होता है कि बाउंस कर जाएगा, कुछ स्प्रिंग्स होते हैं हर चीज़ में, बाउंस कर दीजिएगा, या वर्स्ट है कि अब दोनों तबाह हो जाएगा। इसीलिए बहुत धीरे धीरे करना है, जेंटली करना है। तो जैसे आप रिंग सब भी देखेंगे, ये है अपोलो के टाइम में कि ड्रोग शूट था, पहले ड्रोग शूट जाके अलाइन करेगा, फिर वो अंदर खींचा जाएगा, फिर वो लॉक करेंगे, एक स्टेप में नहीं, बटैम नहीं करना है। तो ये आप देखिए इसमें रिंग जो है, रिंग के लिए एक तो सेकेंडरी रिंग सामने ले जाया जाता है। वो रिंग मतलब पहले पकड़ लेता है, फिर उसको धीरे 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 खींचता है, क्योंकि धड़ाक से हार्ड रिंग पे अगर करेंगे बहुत बाउंसिंगनेस होगा। तो इसीलिए पहले सॉफ्ट रिंग लैच करता है, फिर मेन रिंग को पकड़। देखिए पहले सॉफ्ट रिंग को लैच कर रहे हैं, ये यहाँ पे आपको उसको ले जाना है, लेकिन आप ये सॉफ्ट रिंग आपका पहले काम कर लेता है, उसके बाद आप उसको बोलते हो कि भाई ठीक है हम संभाल लेंगे। तो ये समझना मजा है। प्रोब एंड ड्रोग डॉकिंग सिस्टम जनरली इस्तेमाल होता है, आपका प्रोब रहता है वो जाके खींच लेते हैं। जैसे कि ये कनाडा आर्म का है, इसमें एक डंडी रहता है, इसमें आप देखिएगा रस्सी है, ऐसे घुमा के वो पकड़ लेता है उसको, फिर खींच के अंदर खींच लेता है।
तो अलाइनमेंट के बारे में ये ध्यान देना ज़रूरी है। आप अभी भी मास है, अभी भी मतलब आपका जितना मास है अभी भी है, आपको ध्यान देना होगा। मोमेंटम, इनर्शिया, ये सारा का कैलकुलेशन सही से करना है और सावधानी इस बात पे बरतना है कि इनर्शिया लेके नहीं घुस जाए कि बहुत मतलब आप सोचोगे ना कि आप रिलेटिव वेलोसिटी सर अगर 5 ये समझ लीजिए मीटर पर सेकंड के हिसाब से आप चल रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा तेज नहीं है। 5 मीटर पर सेकंड में एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण वो मोमेंटम पूरा कैरी कर जाएगा, बूम कर देगा। तो इसीलिए धीरे धीरे जेंटली करना होता है। और वही हम लोग से जैसे वो रस्सी ऐसे फटाक से खींच के लाते हैं। सारा चीज़ जनरली खींच के ही करना होता है इसमें, ताकि एकदम लोड नहीं है, आपको जाके धड़ोचना नहीं है, धीरे धीरे करना है। प्रोब एंड ड्रॉग टेक्नोलॉजी मतलब एग्जैक्टली वैसे ही जैसे प्लेन को हवा में रिफ्यूल करते हैं, वही वाला सिस्टम है। अब आते हैं मीटिंग सरफेस के, यानी कि जहाँ पे मटेरियल छूता है एक दूसरे से, क्योंकि आपको एयर टाइट सील बनाना है। परफेक्ट एयर टाइट कुछ नहीं होता है स्पेस में, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप उसमें आज एटमॉस्फेयर डाल दिए वो जिंदगी भर रहेगा, ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे लीक करता ही रहता है, बस इतना धीरे करना चाहिए कोई इशू ना हो। तो इसीलिए आप देखते होंगे बार बार रीसप्लाई मिशन में कई बार ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब रीसप्लाई करना रहता है। ऑक्सीजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन वो लोग पानी को इलेक्ट्रोलाइज करके निकाल लेंगे, नाइट्रोजन नहीं निकाल सकते, तो नाइट्रोजन कैरी करना रहता है। तो मेटल का सरफेस में एक दिक्कत होता है, अगर मेटल सरफेस एक्सपोज हो गया है वैक्यूम से, तो उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं होगी। जैसे आप एल्युमिनियम लेते हैं, उसमें एक कोटिंग बन जाती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की। मेट आयरन लेते हैं, उसमें आयरन ऑक्साइड का लेयर बनता है, बहुत छोटा छोटा बन ही जाता है, रस्टिंग हो जाती है, कुछ ना कुछ हम लोग करते हैं उसको बचाने के लिए, लेकिन ये हमेशा होगा ही। तो इसीलिए अगर दो मेटल छूता है कोई खास दिक्कत नहीं है। वहीं वैक्यूम में छूता है दो मेटल और अगर उस पर ऑक्साइड लेयर नहीं है, वो सीधे वेल्ड हो जाएगा। यानी कि एक्सपोज्ड मेटल जिसपे कोई कोटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, और दूसरे मेटल से छुआ है, शादी हो जाएगी परमानेंट वाली। यही देखे ये, और वो ऐसा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वेल्डिंग हो रही है कि ये नहीं है कि अच्छा वो रफ वेल्डिंग, ना जी ना, वो बेस्ट वेल्डिंग है। यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी दिखेगा भैया एग्जैक्ट मतलब मटेरियल बाउंड्री खत्म हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में कूद जाता है, इधर से ढप्पा मार जाता है उधर में, तो वो परमानेंट है। अगर छू लिया काम खत्म। तो मेटल कभी भी ये ऐसे बस छुआने नहीं सकते, वो परमानेंट होता है और उसे वापस ठीक नहीं कर सकते। कि जैसे मान लिया आपने डॉक कर दिया था, ध्यान नहीं दिया था कोटिंग में, वो गया सर, वो अब शिप डी डॉक नहीं होगा। आप मार हाई तोबा कीजिए, बहुत खुशकिस्मत रहे कि कुछ कमजोर कड़ी है वहां से डिटैच कर दीजिए, लेकिन नहीं होने वाला है बेसिकली। तो वही समझिए, तो इसको हम लोग करने के लिए मेटल को ट्रीट करते हैं ताकि ये रिस्क मिनिमाइज हो जाए, ताकि उप्स होने के बाद भी ना कुछ दिक्कत हो। तो इसको करने के लिए 3 रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। पहला ये उसकी कोटिंग ऐसी चुनी जाएगी, एनोडाइजेशन भी किया जाएगा, और कई बार सरफेस ट्रीटमेंट जैसे सैंड ब्लास्टिंग करते हैं वो सरफेस ट्रीटमेंट भी किया जाता है, ताकि वो सरफेस चाह के भी नहीं हो। और क्योंकि 1-2 एटम्स मान लीजिए अगर कूद भी जाते हैं इधर से उधर, उतना दिक्कत नहीं है। पूरा सरफेस नहीं होना चाहिए, मतलब कि ऐसे हो गया तो ठीक है, ये टूटने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो कोटिंग, एनोडाइजेशन और ड्राई लुब्रिकेशन पूरा इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कुछ भी हो जाने पे दिक्कत नहीं हो। क्योंकि इसे कोल्ड वेल्डिंग में 2 मटेरियल लीजिए और कस के ठूंस दीजिएगा, तो प्रेशर के कारण मटेरियल बाहर निकलने लग जाएगा। उस मटेरियल जो बाहर निकल जा रहा है, मतलब बाहर जो फेंका रहा है, उसमें आपका जो ऑक्साइड लेयर निकल जाता है, फ्रेश मटेरियल आ जाता है, वेल्डिंग हो जाती है। इसे कोल्ड प्रेस वेल्डिंग कहते हैं। आपको अगर कॉपर का तार या आयरन का तार को वेल्ड करना है और उसमें एकदम एकदम माइक्रोस्कोप में भी कोई देखे परफेक्ट दिखना चाहिए, तो लोग ये इस्तेमाल करते हैं, खरीद सकते हैं मार्केट में। हैंड से भी करने वाला भी आता है कि आप कर सकते हैं कोल्ड वेल्डिंग के लिए। तो वही कोटिंग, एनोडाइजेशन, ड्राई लुब्रिकेशन ये सब लगाना रहता है। और हर चीज को आपको टेस्ट अंडर प्रेशर और अंडर वैक्यूम करना है। अगर वो धांधली नहीं किए, लटक जाएगा। ये जैसे गैलीलियो प्रोब जो भेजा गया था, इसका जो मेन हाई गेन एंटीना था, वो एंटीना कहीं पे मेटल छुआ और चिपक गया। वो अभी तक खुला नहीं, मतलब कि वो मिशन खत्म हो चुका है, लेकिन बात वही था कि वो छू गया गलत चीज को और उसके बाद चिपक गया। मार नासा ट्राई कर रहा था लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो ये समझना बहुत जरूरी, मीटिंग सरफेस उतना नहीं। और मेटल लेंगे ना, ऐसे छुआ देंगे एल्युमिनियम का, नहीं जी वेल्ड हो जाएगा, निकलेगा नहीं फिर। तो कौन सा एल्युमिनियम है, मतलब एज इन एल्युमिनियम एलॉय कौन सा है, उसकी कोटिंग क्या है, उस पर लुब्रिकेशन क्या है, परत दर परत आपका सिक्योरिटी। क्योंकि मान लीजिए वो जब आप जा रहे हो तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एकदम ऐसे होगा, वो थोड़ा सा हिलेगा डोलेगा, थोड़ा सा जब तक लैचिंग पिन लॉक करेगा घिसेगा। अगर लुब्रिकेशन नहीं रहा, गड़बड़ हो जाएगा। तो वही मीटिंग सरफेस पे भी बहुत ध्यान देना होता है, इसीलिए वो उतना आसान नहीं जितना आप सोचते हैं। अब आते हैं फ्लूइड और गैस ट्रांसफर का। तो अब मतलब एटमॉस्फेयर टू एटमॉस्फेयर ट्रांसफर नहीं किया जाता, उसको ट्रांसफर नहीं गिनता है। आप दरवाजा खोलिए, ऑब्वियसली दोनों का एटमॉस्फेयर इक्वलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ट्रांसफर करना है, सर मैंने एक प्रेशराइज्ड कैनिस्टर में लाया हूँ गैस, वो देना चाहता हूँ, वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे समझिए ये मैकेनिज्म में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन फ्लूइड और गैस ट्रांसफर ऑलमोस्ट
बहुत रेयरली उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है। गैस ट्रांसफ़र आसान होता है, यानी कि आप कोई भी इस तरह का पोर्ट देखते हैं, उसमें गैस ट्रांसफ़र आपको आराम से मिल जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि गैस में प्रेशर होता है। तो प्रेशर कैसे जाएगा? जैसे मान लीजिए आपका कैनिस्टर था, नाइट्रोजन का एक कैनिस्टर आईएसएस में, वो धीरे-धीरे थोड़ा-सा लीक हो रहा है, थोड़ा इधर-उधर हो रहा है, वो कम होते जा रहा है। वो कैनिस्टर मान लीजिए 200 पीएसआई पे मेंटेन किया जा रहा था, अब वो घट के मान लीजिए 100 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आप 200 का टैंक लाइए, दोनों को जोड़िए, वो अपने आप चला जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। तो ये गैस के लिए ट्रांसफ़र करना बहुत आसान होता है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंशियल आराम से मिल जाता है। लोड नहीं लेना है, दिमाग नहीं लगाना है। तो वो एक बल्ले-बल्ले काम हो जाता है। इसीलिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ट्रांसफ़र करना उतना मुश्किल नहीं है। टैंक्स भी रहते हैं कि अगर मान लीजिए इमरजेंसी में कुछ लाना है तो टैंक्स ला सकते हैं। वो कर सकते हैं। लेकिन फ्यूल ट्रांसफ़र यानी लिक्विड ट्रांसफ़र करना है, उसका ऑप्शन ज़्यादा अच्छा नहीं है। जैसे कि ये आप सोयूज़ का देखेंगे, तो सोयूज़ में इसीलिए आप सुन रहे हो कि बार-बार ये रशियन लोग क्यों ज़िम्मेवार हैं, क्योंकि आईएसएस को ये ऑर्बिट मेंटेन करने के लिए अमेरिकन डेवलप ही नहीं किए थे उस सिस्टम को पूरा। मतलब रशिया बोला कि वो हम कर लेंगे, तो ठीक है, अमेरिकन लोग डेटा-वेटा पे फ़ोकस किए, बाकी सारा चीज़ पे फ़ोकस किए। लेकिन रशिया ही मतलब जो आईएसएस का सेक्शन है, जो बूस्ट करता है, वो रशिया के डिपार्टमेंट में दिया गया था। और उसी में आप देखिए प्रोब जाते हैं, यहाँ पे आपका छोटा-छोटा सा नोज़ल है, वो जाके करता है। बहुत थोड़ा अमाउंट इधर-उधर होता है। ये दूसरा कारण है कि आईएसएस को और बड़ा नहीं बनाया जा सकता है। कि आप सोचोगे ना कि अगर डॉक कर रहे हैं तो नया-नया करके डॉक करके बड़ा करते जाओ। सर ये उतना थ्रस्ट नहीं दे पाएगा कि उसको मेंटेन कर सकें। क्योंकि और थ्रस्ट मान लीजिए वो दे भी दे कि ठीक है, आपका इंजन जो 5 मिनट चलता है उसको आप 15 मिनट चलाइए, उतना फ्यूल नहीं है। तो ये एक बहुत सीरियस मतलब ये समझिए एक्चुअली 1980 का डिज़ाइन है आईएसएस, तो दिख रहा है कि उसका डिज़ाइन लिमिटेड है। हाँ, तो चाइना जो अपना स्पेस स्टेशन है उस पे मेहनत किया है कि भैया हम पूरा बम-बम फ्लूइड और गैस ट्रांसफ़र पे ध्यान देंगे। तो वही समझिए। और अगर स्टारशिप सक्सेसफुल हो जाता है, तो फ्लूइड ट्रांसफ़र का सबसे बड़ा रिकॉर्ड उसके पास होगा। बहुत सारी और कंपनी भी ऑटोनोमस फ्लूइड गैस ट्रांसफ़र के लिए कर रही है। जैसे ये एक कंपनी है, ये स्पेस डिब्री क्लीनअप के लिए चाहती है। तो इनका आप देख रहे हैं 3 छेद है। एक छेद है उसमें इसके लिए फ्यूल के लिए, एक छेद है ऑक्सीडाइज़र के लिए, एक छेद है डेटा और पावर के लिए। और ये पैसिव रहेगा, ये सैटेलाइट में रहेगा, वो मेन जो कैचर रहेगा उसमें डालते रहेंगे, रिफ्यूल कर के सारा काम करेंगे। तो ये साइड जो है, मतलब गैस ट्रांसफ़र उतना मुश्किल नहीं है और छोटा-सा पाइप से भी हो जाता है। फ्लूइड जो है अभी उतना डेवलप नहीं है। मतलब गैस में हर आप किसी को उठाइए फ़ोन है, भाई हमको ये दे दो, हो जाएगा सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लिक्विड में इट्स लाइक बहुत कम कंपनी है जो ये किया है, और ज़्यादा अमाउंट में कि सर हमको 100 टन इधर से उधर करना है, नहीं जी, वो अभी हुआ ही नहीं है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। और इसमें भी जैसे मैं बता रहा हूँ रशिया वाले में, उसमें होता ये है कि उनका जो टैंक है उसमें ब्लैडर है। तो ब्लैडर के एक साइड में नाइट्रोजन रहता है और दूसरे और वही समझिए, एक टैंक तो दूसरा टैंक, तो जो टैंक डिप्लीटेड है उसका नाइट्रोजन मतलब उसके ब्लैडर के नाइट्रोजन में प्रेशर कम हो गया है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक्सपैंड कर चुका है। तो अब ये हाई प्रेशर से उसको फुल कर देते हैं। अब आइए सोचो, ब्लैडर टैंक तो बहुत कम कैपेसिटी का होगा, वही बात है, वो कमज़ोर कड़ी है। तो फ्लूइड और गैस जो है, गैस को उतना टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन फ्लूइड हमारा बहुत कमज़ोर कड़ी है। आईएसएस ये इसीलिए जब स्पेसएक्स बोल रहे थे कि हम ऐसे स्टारशिप लेंगे, ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे फ्यूल ट्रांसफ़र हो जाएगा, इट्स लाइक हाँ जी, बस ना, कोई टेंशन ही नहीं है। तो थोड़ा ध्यान देना होगा। फ्लूइड को ट्रांसफ़र करना अभी भी मुश्किल है। अब बात करते हैं डेटा और पावर के बारे में। तो डेटा और पावर के बारे में आप ये समझिए, ऑब्वियसली अगर आप डॉकिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको पावर ट्रांसफ़र करना भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आईएसएस का कुछ पावर फॉल्ट हो गया है, आप अपना सोलर पैनल से देना चाहते हैं, या आप अपना एनर्जी कंज़र्व करना चाहते हैं कि ठीक है भैया, आईएसएस के पास पावर है, वो हमें को दे दो, हम अपना जो कंज़्यूमेबल्स है उसको नहीं कंज़्यूम करेंगे। तो वो करना चाहते हैं। तो इसके लिए नासा का जो डॉकिंग सिस्टम है, यानी कि इंटरनेशनल डॉकिंग एडाप्टर के अंदर जो सब सिस्टम है, उस सब सिस्टम को नासा डॉकिंग सिस्टम है, एनडीएस कहा जाता है। वो आपका 120 वोल्ट डीसी भेज सकता है 26 एम्प में, लगभग 3 किलोवाट कंटिन्यूअसली। मतलब ये जो आप डेटा ये इलेक्ट्रिकल पोर्ट्स देख रहे हैं, वो लगभग 2 किलोवाट से 3 किलोवाट कंटिन्यूअसली इधर-उधर कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डेटा लिंक का 2 रास्ता होता है। मतलब एक डेटा कनेक्शन होगा जो एकदम बेसिक है, जिसे हम लोग कहेंगे CNC, यानी कमांड कम्युनिकेशन एंड टेलीमेट्री, मतलब उसके भरोसे आप कंट्रोल कर सकते हो, वो एकदम हाई प्रायोरिटी डेटा है, वो उस पे हुलूलू नहीं करें। फिर दूसरा होता है बल्क डेटा, यानी इस पे आपको वीडियो कॉल हो गया, डेटा पैकेज हो गया, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हो गया, वो सब जाएगा उसमें। तो ये 2 हमेशा अलग इसलिए रखा जाता है, कुछ भी होने पे जो हाई प्रायोरिटी वाला है वो उप्स ना हो जाए। कमांड एंड कम्युनिकेशन जो है वो कभी भी उप्स नहीं होना चाहिए। और आने वाले टाइम में प्लान बनाया जा रहा है कि जैसे हम लोग इतना डॉकिंग कर ही रहे हैं और वैक्यूम है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप वहाँ फाइबर लगा दो। तो हिसाब ये रहेगा, तो डेटा कम्युनिकेशन बहुत तेज होगा।
और यहाँ पे आपको अंतर दिख जाएगा, अमेरिका और रशिया का अंतर जो है यहीं पे दिखेगा डेटा कम्युनिकेशन में। गूगल कर लीजिए दोनों का स्पीड में कितना अंतर है। मतलब जो स्पेसएक्स जब डॉक करता है आईएसएस के वो साइट से जो अमेरिकन लोग मेंटेन कर रहे हैं वर्सेस जब रशिया लॉन्च करता है अपने साइड में जो रशियन साइट से डॉकिंग करता है उसका एमबीपीएस और इसका जीबीपीएस कंपेयर कर लीजिए कितना अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। वही मतलब अमेरिका अपना जो साइड में किया पूरा डेवलपमेंट किया, वहीं धांधली हो गया, गलत चीज़ पे भरोसा कर लिया कि भैया आप प्रोपेलेंस संभाल लोगे। संभाल तो दिए लेकिन अब बड़ा नहीं कर सकते। और आप जब देखो तब लड़ाई झगड़ा होता है, हम नहीं भेजेंगे, हम नहीं रीबूस्ट करेंगे। इट्स लाइक अमेरिका फँस गया। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्पेस में डॉकिंग के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखना है, प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन का सबसे पहला लिंक क्लिक कर दें, वो आपको इंग्लिश चैनल पे ले जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने वाला, कुछ समझ में आया, अगर ऐसा है तो लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।